नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल शिक्षा यूपी में। मैं जो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा। अपना पेन और कॉपी साथ लेके बैठिएगा। अगर आपने इससे पहले की हमारी हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है, जो भी कई सारी मैंने वीडियो डाल रखी हैं, तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है पहला, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यानी कि बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल शून्य होता है। अगर हम बात करें कि अधिकतम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों जब हम पृथ्वी के ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा निम्न में से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके, उपग्रह की परिक्रमण गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, भूकंप की तीव्रता या तारों व गैलेक्सियों की गति। तो प्रकाश का डॉपलर प्रभाव जैसे आपको पता है क्रिश्चियन डॉपलर ने दिया था 1842 में। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ पेन कॉपी साथ लेके बैठिए, ठीक है ना। तो क्रिश्चियन डॉपलर ने दिया था 1842 में। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें भूकंप की तीव्रता नहीं नापी जा सकती है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता नापने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी की तीनों चीज़ें, उपग्रह की गति, पृथ्वी की घूर्णन गति और तारों व गैलेक्सियों की गति, ये तीनों ही जो है प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में ज्ञात करी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बात आप याद रखिएगा, ये सारे ही प्रश्न जितने भी मेरे आपकी वीडियो में प्रश्न मिलते हैं, वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा सके, सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिए हर एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन नए नहीं बनते हैं, वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार पहले कभी आ चुके हैं या थोड़ा उनको तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है आपके जाम्बेजी, चाड, मालवी या विक्टोरिया। तो इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। फटाफट आपको आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया झील जो है दोस्तों वो तंजानिया और युगांडा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके बारे में आपको बता दूं, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न हमारा, निम्न में से हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। याद रखना है, हिंद महासागर का पूछ रहा है। सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप या मेडागास्कर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों मेडागास्कर। मेडागास्कर के बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल जो है करीब 5,87,000 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है, 5,87,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह जो है मेडागास्कर ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्निया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखना, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 2.5 मील की दूरी पर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर हम बात करें तो दोस्तों ग्रीनलैंड हो जाएगा। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है ना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। इसके जो और भी ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। सुमात्रा की अगर हम बात करें दोस्तों, सुमात्रा क्या है, तो ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अगर हम बात करें मालदीव की, तो ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह देश है, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करें, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा। और ये कहाँ पर है, अरब सागर में है और इसे 36 द्वीपों का समूह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यानी कि उसमें जो है बराबर विस्फोट होते रहते हैं, उसमें इतनी विस्फोट होने से इतनी रोशनी होती है वो जो कि प्रकाश स्तंभ की भांति लगती है। तो ऑप्शंस आपके हो जाएंगे स्ट्रोम्बोली, एटना, वोल्कानो या क्राकाटुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। स्ट्रोम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है, ठीक है ना। इसमें लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं। अगर हम बात करें एटना की, तो ये इटली में है। क्राकाटुआ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इंडोनेशिया में सुंडा जो जलमरुद में है वहाँ पर ये क्राकाटुआ ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। राजाओं की घाटी निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तुर्की में, मिस्र में, नाइजीरिया में या फिर यूनान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राजाओं की घाटी है दोस्तों वो मिस्र में है। और इसको राजाओं की घाटी क्यों कहा जाता है, देखिए पहले तो ये जान लीजिए, ये नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। और जो मिस्र के राजा होते थे उनको इसी नदी के तट पर जो है वहाँ पर उनको दफना दिया जाता था। तो उनकी राजाओं की जो दफन करने की जगह होती है, इसीलिए उसको राजाओं की घाटी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके जर्मनी में, रूस में, फ्रांस या फिर यूक्रेन में। कहाँ पर है, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, निम्न में संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका तुगेला, नियाग्रा, साल्टो एंजल या फिर रिबन। तो विश्व का यानी संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा राइट आंसर आपका साल्टो एंजल जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये वेनेजुएला में है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें दोस्तों तो 979 मीटर की इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। और नियाग्रा की बात करें तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है ये नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? फटाफट आंसर दीजिएगा। मिस्र में, सोमालिया में, मैक्सिको में या मंगोलिया में? तो गोबी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल आपको पता होना चाहिए, ये चीन और मंगोलिया दोनों देशों के जो है फैला हुआ है, ठीक है। और इसका लेकिन सबसे अधिक हिस्सा जो है वो मंगोलिया में है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया हो जाएगा। अगर हम बात करें ये ठंडा या गर्म मरुस्थल कैसा है, तो आपको याद रखना ये एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है ना। ये ठंडा मरुस्थल है, यहाँ का टेम्परेचर जो है दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सोचिए कितना ठंडा होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है और -40 पे सोचिए अब कितना ठंडा होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। ये आप अलग से मैं बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल पूछा जाता है तो अंटार्कटिका है। यह भी एक ठंडा मरुस्थल है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर फैला हुआ है, ठीक है। और हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो सहारा हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? वो अफ्रीका में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ठीक है ना, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अगर पूछा जाता है कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो पहले तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा पर्वत जो किलिमंजारो है वो कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में हो जाएगा। अब उसका ऑप्शन देखते हैं, तंजानिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर घाना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तंजानिया में, ठीक है ना। अगर हम इसकी ऊंचाई की दोस्तों बात करते हैं तो करीब करीब इसकी ऊंचाई 5000, ठीक है ना, ये 5895 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो अगर फीट में बात करें तो 19,341 फीट के लगभग हो जाती है जाके। और ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई विस्फोट नहीं होता है, ठीक है। और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जैसा कि प्रश्न में आपको बताया गया है। तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती है एक ही प्रश्न से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, महासागर सतह पर नितल या खाई को क्या कहा जाता है? द्रोणिका, रिज, महाद्वीपीय शेल्फ या फिर क्रेस्ट? तो क्या कहा जाता है? तो नितल या खाई को कहा जाता है द्रोणिका कहा जाता है, ठीक है ना। रिज किसको कहा जाता है दोस्तों? ये एक भू आकृति होती है जो पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है, जैसे एक पहाड़ जैसे बने होते हैं ना ये, तो इनकी एक श्रृंखला जो होती है इसको ही क्या कहते हैं? रिज कहा जाता है, ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो समुद्र में डूबा हुआ महाद्वीप का जो किनारा होता है, जैसे कोई महाद्वीप समुद्र में डूबा है और उसका कुछ किनारा समुद्र से बाहर निकला हुआ है, तो उसे उथले पानी से ढका रहता है जो है ना, तो उसको ही महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। क्रेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है? क्रेस्ट या शिखर माने होता है चोटी या टॉप का, जैसे है ना किसी चीज़ का सबसे ऊपरी भाग, तो उसको ही क्रेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो नितल या खाई को क्या कहते हैं? द्रोणिका कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, निम्न में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शन से आपके ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान या फिर कनाडा। तो विश्व की सबसे लंबी तट रेखा जो है वो कहाँ की है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा की है। अगर हम इसकी लंबाई की दोस्तों बात करें, तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो करीब 2,02,080 किलोमीटर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कनाडा की अगर हम बात करें दोस्तों, ये क्या है? तो कनाडा 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये कनाडा 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, एलेंटियन खाई, अटाकामा खाई या फिर तिजाई खाई? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई हो जाएगी जावा खाई। ये जावा जो गर्त होता है, जावा खाई या फिर जावा गर्त एक ही बात होती है, ठीक है ना। इसको सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पूछ दिया जाता है जावा और सुंडा में क्या फ़र्क है, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। जावा गर्त को ही सुंडा गर्त कहते हैं। इसकी गहराई की अगर हम बात करें दोस्तों, 7,290 मीटर की इसकी गहराई होती है, ठीक है ना। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी, अगर मैं आपसे पूछ दूं, तो राइट आंसर हो जाएगा मारियाना ट्रेंच। वो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है, करीब करीब 11 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है। फिक्स अगर हम बात करें तो 10,984 मीटर होती है, भाई लगभग 11 किलोमीटर की बैठ जाती है, ठीक है। इसी खाई में जो मारियाना ट्रेंच है, इसी में एक चैलेंजर द्वीप नामक एक पॉइंट है जो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे एली कहा जाता है? अलास्का, अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट या मिसिसिपी मैदान? तो एली किसको कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। और अगर बात करें मिसिसिपी नदी कहाँ पर है, तो मिसिसिपी नदी जो है वो अमेरिका में बहती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमुलेंगमा के नाम से जाना जाता है? तो अरावली पर्वत, माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर या फिर हिमालय? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगर हम बात करें गुरु शिखर, तो गुरु शिखर जो है दोस्तों ये अरावली पर्वत की ही एक जगह है जो कि राजस्थान के माउंट आबू शिखर पे पड़ती है। इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर के करीब होती है, ठीक है ना। अच्छा खासा पर्यटक स्थल इसको माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा किसको दो जोड़ता है दोस्तों? तो तमिलनाडु एवं केरल को पालघाट दर्रा जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न हमारा, भारत को म्यांमार देश में कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन है आपके जोजिला, नाथुला, तुजु या जेलेपिला। तो राइट आंसर हो जाएगा तुजु दर्रा जो है भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों नाथुला की, तो नाथुला दर्रा और जेलेपिला दर्रा ये दोनों ही कहाँ पर हैं? सिक्किम में है। अगर हम बात करें जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है और ये श्रीनगर को लेह लद्दाख से यानी लेह से जोड़ता है। ठीक है ना, तो आपको नोट डाउन कर लेना इन चीज़ों को। प्रश्न अगला हमारा, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो व्यास, चिनाब, रावी या सतलज। तो कौन सी नदी ऐसी है जिसका भारत में उद्गम स्थल नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सतलज का। सतलज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल है, वहां से निकलती है सतलज। ठीक है, ये शिपकिला दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। आपको याद रखना है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना। सतलज भी इंक्लूडिंग सतलज भी सिंधु की ही सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर तिब्बत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या तिब्बत, बांग्लादेश, भारत या भारत, भूटान, बांग्लादेश। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं कुछ आपको बता दूं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसरोवर से ये निकलती है जो कि तिब्बत में है। और इसका एक चीमा दोंगयोंग एक जगह है, कहाँ से? चीमा योंग और दोंग। ठीक, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और एशिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप जो है वो ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र जो है युरलुंग जंगबो नदी के नाम से जानी जाती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो वहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किसको भारत का तप्त स्थल कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट को भारत का तप्त स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? ऑप्शंस आपके सामने है, मैं आपको सीधा राइट आंसर बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तक कि एमपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है 2012 में, यूके पीसीएस में भी पूछा जा चुका है 2006 में। मैं आपको सारे ही प्रश्न वही हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है इसकी दिशा रहती है। ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन मानसून की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकतर जिन कारणों से होती है वह कारण क्या है? ऑप्शन है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी पूर्वी मानसून या दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ जो है वहाँ इसमें वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सोयाबीन का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? यूपी, बिहार, एमपी या फिर राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है होता है सोयाबीन का। मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऐसी फसलों के नाम बता दे रहा हूं और कौन से राज्य उन फसलों को उगाने में सबसे आगे हैं, तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ध्यान से सुन के। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, पटसन और जूट दोनों का ये भी पश्चिम बंगाल में होता है। अगर हम बात करें प्राकृतिक रबड़ की, तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में केरल सबसे आगे है। यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या होता है? तो गेहूं, दूध और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है ना, मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। काजू भी केरल में ही होता है। ठीक है, केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, आप इसको नोट डाउन कर लो। दालें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती हैं। कर्नाटक में अगर हम बात करें क्या होता है, तो कॉफ़ी, रेशम और कहवा ये सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, निम्न में आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस, एरेटोस्थनीज, कार्ल रिटर या अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें दोस्तों हिकैटियस की, तो इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। एरेटोस्थनीज को भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है एरेटोस्थनीज ने ही किया था। और अगर हम बात करें कार्ल रिटर की, तो इनको मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो चारों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द ज्योग्राफी रचना निम्न में से किसकी है? ऑप्शन है आपके टॉलमी, कांट, एस चंद्रशेखर या एनेक्सीमेंडर। तो द ज्योग्राफी जो रचना है वो किसकी है दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा टॉलमी। ठीक है ना,
सर्वप्रथम भारत को विश्व मानचित्र पर दर्शाया भी टॉलमी ने ही था। ठीक है, इंपॉर्टेंट इनके बारे में है। एस चंद्रशेखर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया, जो कि ब्लैक होल की जानकारी से संबंधित है। ठीक है ना। अगर हम बात करें एनेक्सीमेंडर की, तो विश्व मानचित्र के निर्माता जो है एनेक्सीमेंडर को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है? ठीक है, डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है? ऑप्शन है आपके चंद्र ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, पूर्णिमा के दिन, या फिर सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों टाइम। बताइए कब होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन जो है डायमंड रिंग की घटना होती है। और कैसे घटित होती है? जब सूर्य ग्रहण होता है और इसके आगे जैसे जब ये चंद्रमा आ जाता है ना, पहले तो ये जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण होता कब है, तो अमावस्या को होता है, नोट डाउन कर लीजिए। और चंद्र ग्रहण जो है वो दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच जब आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़, नहीं पता है तो आप अब जान लो। अब ये मान के चलते हमारा सूर्य है, ठीक है ना, ये हमारा सूर्य है और इसके आगे ये आ गया है चंद्रमा। ठीक, तो चंद्रमा जितने हिस्से में आ जाता है इतना हिस्सा ढक जाता है और ये किनारे किनारे का जो हिस्सा बचता है, ये दिख रहा है जो ढका नहीं है, इसमें क्या निकलता है? चमकदार रोशनी निकलती है, जो बिल्कुल एक डायमंड की रिंग जैसी दिखाई पड़ती है ना। इसी घटना को हम लोग दोस्तों डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बता दें, मैंने आपको बताया पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिससे चंद्रमा धुंधला या फिर लाल दिखाई पड़ने लगता है। इसको कभी कभी ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है ना, ये घटना ब्लड मून कहलाती है। तो ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध की उपमा दी गई है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध को जो है स्थल गोलार्ध की रचना दी गई है। पृथ्वी के स्थल का बहुत बड़ा जो भाग है इसी गोलार्ध में आता है, इसीलिए जो है इसे स्थल गोलार्ध की रचना दी गई है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भूभाग पर वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम आपको बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी। ऑस्ट्रेलिया जो है एक द्वीपीय महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप भी है ये, और यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो प्रश्न कभी कभी आया है ये एग्जाम में कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपका ऑप्शन हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए यूरोप के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है और यूरोप जो है वो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। अफ्रीका की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है या फिर अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है, इसके उपनाम हैं ये। ठीक है, कभी आपसे पूछ दे काला महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अफ्रीका को। ठीक है ना। अब ये मत कहने लगना कि अफ्रीका के लोग काले हैं तो ऐसे में याद कर लेंगे इसको, ये काला महाद्वीप है। ठीक है, तो अंधा और काला महाद्वीप दोनों इसी को कहते हैं। ये महाद्वीप कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाओं से इससे गुजरती हैं, इसी महाद्वीप से। ठीक है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी गोलार्ध में ये फैला हुआ है, काफ़ी इसकी विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका दोस्तों जो एस के आकार का एक महाद्वीप है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका आकार एस के आकार का है, तो अंटार्कटिका है। बर्फ से ढका रहता है और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप इसको माना जाता है, क्योंकि बर्फ से ढका है तो ये मानते हैं वैज्ञानिक यहाँ पे काफ़ी रहस्य इसमें जो है छुपे हैं, इसको खोज करने में लगे हुए हैं, इसीलिए इसको विज्ञान को समर्पित जो है महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? प्रश्न ये रिपीट हो गया है दोस्तों। फ्यूजियामा, स्ट्राम्बोली, एरेबस, किलिमंजारो? कोई देरी नहीं, स्ट्राम्बोली इसका राइट आंसर है। जागृत ज्वालामुखी है, इटली में है। फ्यूजियामा की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जापान में है। एरेबस की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। और किलिमंजारो जो है ये मृत ज्वालामुखी है जो कि तंजानिया में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पहले तो अब ये जान लीजिए, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तिब्बत के पठार का प्रश्न पूछ रहा है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। ये दक्षिण पश्चिम चीन का हिस्सा है। ठीक है ना। चीन का जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम चीन, वहाँ का हिस्सा है। इसका दूसरा नाम है किंग हाई पठार भी इसको कहा जाता है। किसको? ठीक है ना, तिब्बत के पठार को किंग हाई पठार भी कहा जाता है या किंग जांग पठार भी कहा जाता है। तो दोनों कहीं कहीं अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, तो डाउट नहीं करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर निम्न में से किसे आपस में जोड़ती है? ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट बताइएगा। तो किसे जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। और ये आपको मैं बता दूं,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए सुएज नहर से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका निर्माण दोस्तों जो है 1854 में जो है इसका प्रारंभ हुआ था और 1869 में इस नहर का निर्माण पूरा हुआ था। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो करीब 168 किलोमीटर जो है दोस्तों इस नहर की लंबाई है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर के नाम से जानी जाती है, या फिर इसका दूसरा नाम है जहाज रानी नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सुएज नहर के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट है वो आ जाती है पनामा नहर। वैसे तो कई सारी हैं लेकिन इन दो से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पनामा नहर के बारे में जान लीजिए। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके उत्तरी सिरे पर कोलोन पत्तन है, ठीक है ना, और दक्षिणी सिरे पर पनामा पत्तन है। पत्तन वही ना जैसे बंदरगाह वगैरह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और देखिए कितना बढ़िया है। मरे डार्लिंग नदी निम्न में से कहाँ बहती है? वियतनाम, भूमध्य सागर, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? देखिए मरे डार्लिंग तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में बहती है, याद रखिएगा। वियतनाम की अगर हम बात करें, वियतनाम में लाल नदी बहती है। भूमध्य सागर की बात करें तो यहाँ नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में, ठीक है। और अगर अब इसके बारे में आपको बता देंगे थोड़ा, नील नदी के बारे में इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका अगर हम बात करें, यहाँ की सबसे बड़ी जो नदी है वो है अमेजन नदी, ठीक है। अब नील नदी के बारे में मैंने आपको बताया बताने को, तो नील नदी जो है, नील नदी को अफ्रीकी नदियों का जनक माना जाता है। कहा भी जाता है, कहीं कि लिखा होता है अफ्रीकी नदियों का जनक किसे कहा जाता है, तो नील नदी को। नील नदी जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। सबसे लंबी नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको 10 देशों के नाम होने चाहिए, याद उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो देश है बुरुंडी, तंजानिया, युगांडा, केन्या, कांगो, सूडान, दक्षिणी सूडान, मिस्र और इथियोपिया। ये 10 देशों से होकर नील नदी गुजरती है। इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को भारत में किस जगह प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी काटते हैं? ऑप्शन से आपके कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या चंडीगढ़। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ पे जो है कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं या मिलते हैं। कर्क रेखा की अगर हम बात करें दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों मानक समय रेखा की, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है ना। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। आपको याद रखना, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजर रही है और मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। और 5 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आपको नहीं याद है तो ऐसे रख लीजिए, AP, UP, MP। 3 तो देखो ऐसे याद हो गए ना मानक समय रेखा के। अब छत्तीसगढ़ उड़ीसा बचा है, वो आपको याद ही करने हैं। अगर हम बात करें यूपी में कहाँ से, तो मानक समय रेखा यूपी के प्रयागराज में नैनी से गुजरती है। कहीं कहाँ पे पर ये भी लिखा है कि नैनी से ना होकर मिर्जापुर से गुजरती है, तो ये ऑप्शनल है, अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, नैनी और मिर्जापुर प्रयागराज में, ठीक है ना। जो ऑप्शन आपको दिखे वही आपको कर देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप निम्न में से कौन सी संधि अलग करती है? इन दोनों द्वीपों को कौन सी संधि अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या पाक संधि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय जो है 8 डिग्री चैनल से जुड़े हुए हैं। अब बाकी के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में है। और 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। पाक संधि की अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। और एक और होता है दोस्तों ग्रेट चैनल, ठीक है। तो ग्रेट चैनल जो है ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 ओर समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? जो 3 ओर से घिरा होता है, तट, द्वीप, प्रायद्वीप या महासागर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रायद्वीप कहा जाता है। कोई भी तट जो है 3 ओर, जैसे मान के चलिए लास्ट में है, ये भारत के नीचे का हिस्सा है। अब ये 3 ओर से घिरा है, 1, 2 और ये 3, तो इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों तट की, तो किसी झील, नदी, समुद्र के किनारे की जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, उसको ही तट कहते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया ये जो नक्शा है, अब ये जो किनारे किनारे ज़मीन दिख रही है आपको, ये तट ही होती है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे की पूरी ये ज़मीन है, ठीक है ना। द्वीप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 4 तरफ पानी से घिरे जो भाग होता है, ये देखिए 3 तरफ से घिरे जो भाग को मैंने आपको क्या बताया, तो प्रायद्वीप कहते हैं। उसका आंसर 4 तरफ से जो होता है वो द्वीप हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नदियों के बीच
बने क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गलियारा, दोआब, लैगून या फिर मैदान? तो फटाफट बताना है आपको। दो नदियों के बीच बने क्षेत्र को, मान के चलिए एक नदी ये बह रही है, एक नदी ये बह रही है, तो बीच का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको दोआब कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर कनाडा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर हम बात करें दोस्तों, गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर ये आते हैं। आपको याद रखने हैं, कभी कभी पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी या हिमालय? पूर्वी घाट का पूछ रहा है सर्वोच्च शिखर, आपको याद रखना है, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर हो जाएगा जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। यह पर्वत उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक श्रृंखला है जो 1900 किलोमीटर से ज़्यादा में फैला हुआ है। सोचिए कितने बीच में फैला है। और ये बात जो वो पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया देशों में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के साथ साथ सहारा रेगिस्तान में भी फैली है। ठीक है ना। इन सब तीनों को अलग अलग करती है मतलब। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन निम्न में से कौन सी होती है? सनातनी पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या फिर जेट धाराएं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यापारी पवनें। अगर हम बात करें सनातनी पवनों की दोस्तों, तो पूरे वर्ष ये एक ही दिशा में बहती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वे नियमित हवाएं जो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा के उपनाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी है वो पवनें? सनातनी, पछुआ, सिरोको या फिर डोलड्रम? तो राइट आंसर हो जाएगा जो पछुआ पवनें हैं इनको ही गरजता चालीसा वगैरह ये सब तीनों जो उपनाम दे रखे हैं इनको कहा जाता है। सिरोको की अगर हम बात करें दोस्तों तो स्थानीय पवन का एक उपनाम होता है। डोलड्रम जो है ये उष्णकटिबंध पवन पट्टी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में विश्व का ब्रेड बास्केट या फिर रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? सवाना प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों शीतोष्ण जो घास प्रदेश होते हैं इनको जो है विश्व रोटी की डलिया या विश्व का ब्रेड बास्केट कहते हैं। अगर हम बात करें सवाना प्रदेश की तो इसको विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है। याद रखिएगा। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को क्या कहते हैं? तो इसको प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश की भी थोड़ी बात कर लेते हैं तो शीत मरुस्थल के नाम से जो है टुंड्रा प्रदेश प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं उनको क्या कहा जाता है? आइसोबाथ, आइसोनेफ, आइसोहाइट या आइसोहेल? तो राइट आंसर हो जाएगा समान वर्षा। तो राइट आंसर है आपका आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोबाथ के बारे में आपको बता दूं, समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोबाथ कहते हैं। आइसोनेफ के बारे में समान जो मेघाच्छन्नता होती है उसको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोहेल की बात करें तो जहाँ पे समान धूप को दिखाने वाली रेखा, ठीक है, उसको आइसोहेल कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आकाश में नीलेपन का मापन निम्न में से किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? हाइड्रोमीटर, साइनोमीटर, नेफोस्कोप या एनीमोमीटर? तो आकाश का जो नीलापन है वो साइनोमीटर से नापा जाता है। कहते हैं ना साइन कर रहा है, तो ऐसे समझ लो आकाश साइन करता है तो उसको साइनोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर से अगर हम बात करें तो सापेक्षिक आर्द्रता की मापन का ये एक यंत्र है। नेफोस्कोप की अगर हम बात करें तो बादलों की दिशा और गति को नेफोस्कोप से मापा जाता है। एनीमोमीटर से बात करें तो ये पवन की दिशा एवं गति को एनीमोमीटर से मापते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है। मेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर? तो राइट आंसर उसका हो जाएगा मेरीकल्चर जो है समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। पिसीकल्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, मछली पीस के कभी खाई है? नहीं खाई तो याद रखिएगा पिसीकल्चर में मछली पालन होता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फूलों का अध्ययन फलों का इसमें उत्पादन किया जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरी रेशम से उत्पादित होता है, रेशम उत्पादन से संबंधित है। मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट जो है कल्चर्स बता देता हूं, आप उनको याद कर लीजिए। वनों के संरक्षण से संबंधित सिल्वीकल्चर होता है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर में होता है, शहद उत्पादन एपीकल्चर में होता है और सब्जियों का उत्पादन जो है ओलेरीकल्चर में होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह किस देश से संबंधित हैं? कनाडा, यूएसए, रूस या इंग्लैंड? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है उनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है?
अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन, झींगा उत्पादन या शकरकंद उत्पादन। तो गोल क्रांति, आलू गोल होता है तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित हो गई। अंडा उत्पादन को क्या कहते हैं? रजत क्रांति। क्यों कहते हैं? रजत जैसे यानी चांदी जो होती है बिल्कुल सफ़ेद होती है ना, तो अंडा भी सफ़ेद होता है, तो इसीलिए रजत क्रांति कहते हैं। झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति कहते हैं, कुछ गुलाबी कलर का होता होगा। शकरकंद उत्पादन होता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948, 1960, 1965 या फिर 1975? तो एनटीपीसी की स्थापना दोस्तों है 1975 में हुई। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में इसका, यानी नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है एनटीपीसी का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह निम्न में से किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार और पूर्वी घाट। तो बताइए किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत का रूर भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का रूर भी छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। साथ साथ बोला करिए आप भी, तो जल्दी याद होगा। ये झारखंड में है। यहाँ कोयला, अभ्रक, बॉक्साइड, कई सारे ऐसे खनिज, जरूरी खनिज इसमें मिलते हैं। ठीक है ना। यहाँ की मुख्य नदी की अगर हम बात करें तो दामोदर नदी जो है यहाँ की मुख्य नदी है छोटा नागपुर के पठार की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।